मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन से पहले हमने रिलेशंस को पढ़ा, रिलेशन से पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा। यानी कि फंक्शंस को समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस को समझना बहुत जरूरी है। तो फंक्शंस क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ सेट ऑफ एक्शन। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिकल मशीन के बारे में बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो उसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी फंक्शन का मतलब है किसी एक्टिविटी का होना या फिर काम का होना। तो मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन एक टूल की तरह काम करता है जो किसी वैल्यू के ऊपर काम करता है। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरे पास क्या है, एक मैजिकल बॉक्स है जिसको मैंने ऑर्डर दिया कि वो किसी भी इनपुट का क्या करेगा, डबल करेगा। तो इस मशीन को, इस मैजिकल बॉक्स को एक इंस्ट्रक्शन मिली है कि उसने डबल करना है। इसके अंदर मैंने 1 को डाला तो मशीन ने, इस मैजिकल बॉक्स ने मुझे क्या दिया, 2। जब मैं इस बॉक्स के अंदर 4 को डालूंगी तो ये बॉक्स मुझे क्या देगा, 8। अगर इसके अंदर मैं 100 को डालती हूँ तो ये बॉक्स मुझे क्या देगा, 200। तो इस तरह से ये मैजिकल बॉक्स काम करता है। जैसे ये मैजिकल बॉक्स काम करता है कि किसी भी वैल्यू को ये डबल कर देता है, तो ये हमारी इनपुट सी और ये हमारी आउटपुट सी। तो इसी तरह फंक्शन काम करता है एक्स के ऊपर। यानी कि अगर इस मैजिकल बॉक्स के अंदर अगर हमने एक्स को डाला होता तो हमारे पास वैल्यू क्या आती, 2x। तो जो फंक्शन है वो भी एक्स के ऊपर काम करता है और यहाँ पे जो fx है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ x। तो यानी कि आपने देखा जो फंक्शन है fx वो क्या है, इक्वल टू 2x एंड दैट इज इक्वल टू y। यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको हमने y का नाम दिया। तो ये फंक्शन क्या है, मैपिंग है दो सेट्स के बीच में। फंक्शन इज ए मैपिंग फ्रॉम a टू b। जो भी हम इनपुट्स डालते हैं वो हमारे पास डोमेन है, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट्स आती हैं वो सेट B का सबसेट होगा। यानी कि ये हमारे पास रेंज होती है एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन एंड दैट इज अ सेट B। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज डोमेन एंड दिस इज इक्वल टू सेट A। तो इस एग्जांपल के अंदर आपने देखा जो इनपुट सी वो हमारी क्या है, डोमेन या फिर हम कह सकते हैं सेट ए के अंदर बिलोंग कर रही है, और जो हमारे पास आउटपुट आई है वो क्या आई है, रेंज। और रेंज किसका सबसेट होती है, बी का सबसेट होती है। तो आपको ये क्लियर होगा कि जो फंक्शन है एक मैपिंग है दो सेट्स के बीच में जो रिलेट करती है। यानी कि ए के अंदर जितने भी इनपुट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको रिलेट करती है बी सेट के साथ। तो ए सेट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं और उनकी मैपिंग होती है बी सेट की वैल्यूज के साथ। और यहाँ पे हम नोट करेंगे कि जो एक इनपुट है उसकी सिर्फ एक ही आउटपुट होगी। तो यहाँ पे भी हम क्लियर कर लेते हैं कि जो रिलेशन सेट है और फंक्शन है उनका आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, दिस इज अ सेट ऑफ order pairs in which A is related to B and A belongs to set A and B belongs to set B। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिलेशंस हैं वो कब फंक्शंस होते हैं। सारे रिलेशन सेट फंक्शंस नहीं होते, कुछ रिलेशंस फंक्शन होते हैं और कुछ रिलेशंस फंक्शन नहीं होते। तो कौन से जो रिलेशंस हैं वो फंक्शन नहीं होते, तो उसके लिए आपने सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, एवरी input has only one output। यानी कि एक इनपुट की सिर्फ एक ही आउटपुट होनी चाहिए। मान लीजिए ये रिलेशन सेट है हमारे पास 1-1 का ऑर्डर पेयर, 1-3 ऑर्डर पेयर, 2-1, 3-4, 5-6। तो अगर ये ऑर्डर पेयर्स को हम इस तरह से एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट सेट हमारा डोमेन का होता है। रिलेशंस के हमने अंदर पढ़ा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के अंदर आते हैं और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो उसके
उस डोमेन की इमेजेस होती है। तो यहां हम ले रहे हैं 1, 3, 4, 6, ये कोड डोमेन के अंदर आ रही है। तो ऑर्डर पे हमारे पास क्या है, पहले 1 1, यानी कि 1 की मैपिंग हो रही है 1 के साथ, फिर 1 की मैपिंग है 3 के साथ, 2 की मैपिंग है 1 के साथ, 3 की मैपिंग है 4 के साथ, 5 की मैपिंग है 6 के साथ। तो यहां आप देखेंगे कि जो 1 है इसके 2 आउटपुट्स आ रही है, 1 भी इसके आउटपुट है और इसके आउटपुट 3 भी है। यानी कि एक इनपुट के लिए अगर हमारे पास एक से ज्यादा आउटपुट्स हैं तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। और अब हम वो एग्जांपल ले रहे हैं जब एक रिलेशन सेट हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर हमारे पास रिलेशन सेट है 1 2, 2 3, 3 4, 5 6, तो यहां भी हम एरो डायग्राम बना रहे हैं डोमेन एंड कोडोमेन का। 1 की मैपिंग हो रही है 2 के साथ, 2 की मैपिंग हो रही है 3 के साथ, 3 की मैपिंग हो रही है 4 के साथ, और 5 की मैपिंग हो रही है 6 के साथ। तो इस तरह पे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि हर इनपुट के लिए उसके एक ही आउटपुट है। तो ऐसा रिलेशन सेट जिसमें एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट होगी, वो रिलेशन सेट हमारे फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए अपने पास कि जो एवरी इनपुट है उसकी क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक आउटपुट होनी चाहिए। तो ये किसी भी रिलेशन सेट को चेक करने का सबसे आसान तरीका है। फंक्शन कब होगा, जब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगी। तो अब हम करेंगे कि जो फंक्शंस है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, क्योंकि जो फंक्शंस है उसको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। वो किसी भी वैल्यू का डबल कर सकता है, किसी का मॉडुलस ले सकता है, स्क्वायर ले सकता है। तो इस तरह से फंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट हमारी टाइप क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, व्हेन fx is equal to c। तो यहां मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रही हूं कि अगर हमारे पास fx इक्वल टू क्या है 3, यानी कि किसी फंक्शन की वैल्यू अगर 3 फिक्स कर दी जाए तो x की किसी भी वैल्यू के ऊपर वो फंक्शन हमारा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो उस फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, y 1 2 3। तो यहाँ पे हम एफ एक्स इक्वल टू वाई ले सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 फिक्स है। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y 3 रहेगा, अगर x की वैल्यू 2 है तो भी y 3 रहेगा, x की वैल्यू -1 है तो भी y की वैल्यू 3 रहेगी। तो जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे ये लाइन किसके पैरेलल आ जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल एट द डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि हमने फंक्शन कांस्टेंट लिया है। तो ये इस लाइन का ग्राफ है। तो इसी तरह किसी भी लाइन का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं जब सी की वैल्यू हमारे पास कुछ और होगी। तो यहां आप देखेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हम ले सकते हैं। तो यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे, आप एक्स की कोई भी वैल्यू लें, हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो इसीलिए जो हमारे पास फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन इसमें रेंज क्या होगी, देखिए जब भी हमने एक्स की वैल्यू को चेंज किया, वाई हमारा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे पास y का आंसर 3 आ रहा है, तो हम सेट के अंदर लिखेंगे 3। लेकिन अगर हमारा फंक्शन c के रूप में है तो रेंज विल बी इक्वल टू c ओनली। जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी वो उस रेंज के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ रेंज के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी कांस्टेंट फंक्शन में। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन।
नेगेटिव फंक्शन क्या है? व्हेन fx इज इक्वल टू x। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। तो इस लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखिए, जब भी हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू भी -2। यानी कि x और y आपस में इक्वल है, इसीलिए इस फंक्शन को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। मीन्स x और y इक्वल है। तो आप ग्राफ में देखेंगे, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू भी 2 होगी। तो ये वैल्यू हमारे पास जब इक्वल आती है तो इस लाइन का ग्राफ ऐसा होगा। और डोमेन और रेंज इसकी क्या आएंगी? इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि हमारे पास x और y इक्वल है, x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 है, तो इसीलिए डोमेन और रेंज दोनों ही इसकी क्या होंगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। थर्ड है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कैसा होगा? जब हम कहते हैं कि x की वैल्यू 1 के लिए 1 का मॉडुलस 1, f की वैल्यू 2 लेंगे तो इसका मॉडुलस 2। लेकिन अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो वो मॉडुलस क्या करता है? माइनस को भी पॉजिटिव कर देता है। x की वैल्यू -2 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 2। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ग्राफ किस तरह से होगा? कुछ इस तरह से। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। मीन्स x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 होगा, लेकिन x की वैल्यू -1 है तो भी y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होगा। और मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट इज इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव व्हेन x इज नेगेटिव। तो फंक्शन की दो वैल्यूज आती है, x व्हेन x इज पॉजिटिव, इट इज -x व्हेन x इज नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या कर देता है? उसको पॉजिटिव कर देता है, यानी कि माइनस ऑफ नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है? क्योंकि x नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होंगी? तो क्लियर है कि डोमेन क्या है? इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स, सभी वैल्यूज के ऊपर फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहे हैं। और रेंज क्या होगी इसकी? 0 टू इंफिनाइट। इट कैन टेक द वैल्यू इक्वल टू 0 और पॉजिटिवली हमारे पास वैल्यूज आ रही है। जब वैल्यूज पॉजिटिवली आ रही हैं तो हमारे पास जो रेंज होगी वो क्या होगी? 0 टू इंफिनाइट। इसके बाद है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू मॉडुलस x बाय x when x is non-zero and it is 0 when x is equal to 0। और हमें पता है मॉडुलस x की दो वैल्यूज होती हैं, एक x होती है दूसरी -x। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फंक्शन है इट विल बी -1 when x is negative, it is 0 when x is 0, it is 1 when x is positive। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की 3 वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी और जो रेंज है उसके अंदर हमारे पास 3 ही वैल्यूज आ रही हैं, -1, 0 एंड 1। और हमारे पास ये डोमेन देखें, क्योंकि नेगेटिव सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। फंक्शन की सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 1 है। x की वैल्यू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हमारा जो फंक्शन है एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो रेंज है हमारे पास वो सिर्फ 3 ही पॉइंट्स आ रहे हैं, -1, 0 एंड 1। और इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ देखें, x एक्सिस, y एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन है। तो पहला हमारे पास है -1
व्हेन x इज नेगेटिव। y की वैल्यू क्या आ रही है? -1। जब हमारे पास x नेगेटिव है और इस पॉइंट को हम ओपन नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू 0 के लिए y भी 0 है, यानी कि हमारा रीजन होगा। फिर हमारे पास जब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो यहाँ पे हम 1 के ऊपर ओपन छोड़ देते हैं क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू 0 है। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है? व्हेन fx इज इक्वल टू लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? इट इज इक्वल टू 0 इफ x lies between 0 to 1 and it is equal to 1 if x lies between 1 to 2। इसी तरह से पॉजिटिवली वैल्यूज के लिए ऐसा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू -1 इफ x lies between -1 to 0। इट इज इक्वल टू -2 इफ x lies between -2 to 1। तो यहाँ आप क्या नोट कर रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, यानी कि x की आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करें इनके बीच में, जैसे कि 0.5, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 0। आप रियल नंबर लाइन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, -1, -2। अब हम क्लियर करते हैं कि 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके लेफ्ट साइड पर, ये हमारी लेफ्ट साइड है रियल नंबर लाइन के ऊपर, इनमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, तो इन सभी में बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 0। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 0। इसी तरह जब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं या फ्रैक्शंस की बात करते हैं, जैसे कि -1 और 0 के बीच में आप कोई भी नंबर लीजिए, जैसे -0.4, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? -1, क्योंकि -1 to 0 इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू जब आप लेते हैं तो उनकी लेफ्ट साइड पर सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो कौन सा है? -1। तो रियल नंबर लाइन से आपको क्लियर हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है। तो उसकी लेफ्ट साइड पर हमने देखना है जो भी बड़ा इंटीजर है वो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो अगर हम -2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास इक्वल टू -2 ही आएगी। और इस फंक्शन को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास fx क्या है? इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, क्योंकि कोई भी x की वैल्यू के 2 पार्ट हो सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। हो सकता है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाए, तो उसकी वैल्यू इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट होगी इफ x इज पॉजिटिव। क्लियर है कि अगर x हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? उसका फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ देंगे, और ये क्या होगी? इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट -1 इफ x इज नेगेटिव। जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसमें हम क्या करते हैं? उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो हम छोड़ देते हैं, जैसे कि -0.6 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0.6 हमने छोड़ दिया, तो 0 में से -1 हम करेंगे तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या जाती है? -1। और आप एग्जांपल दे सकते हैं -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2 -1, देन इट विल बी इक्वल टू -3। तो ये इजी है समझना कि अगर x पॉजिटिव है तो हमें उसका फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ देना है, तो आंसर विल बी इंटीग्रल पार्ट। और अगर x हमारा नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रल पार्ट -1। तो ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें भी आप देखेंगे डोमेन क्या होगी? दिस इज अ सेट ऑफ
रियल नंबर्स, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये किसी भी रियल नंबर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, क्योंकि जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है वो एक इंटीजर के रूप में आ रहा है, देन इट विल बी इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद हम देखते हैं और कौन सी टाइप है फंक्शंस की। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन से पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होता है, fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x एंड सो ऑन an x रेज़ टू पावर n। यहां पर जितने भी ai's हैं, यानी कि a0, a1, an, ये क्या होंगे, these will belong to रियल नंबर्स, एंड जो यहां पे जो n है, दिस इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो n है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई होल नंबर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। n शुड बी होल नंबर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन जो रेंज है वो डिपेंड करती है पॉलिनोमियल के ऊपर कि वो पॉलिनोमियल कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी रेंज सॉल्व होगी। लेकिन डोमेन फिक्स है कि सभी रियल नंबर्स के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का मतलब fx अपॉन gx फॉर्म, और यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि gx है इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर या फंक्शन नहीं होगा जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो। तो इसीलिए जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फंक्शन के नीचे भी एक फंक्शन है, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। तो इसकी भी जो डोमेन और रेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रैशनल फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो उसी के अकॉर्डिंग हम रियल नंबर्स में से वो पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं जहां पे gx क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस दैट वैल्यूज ऑफ x व्हेन gx इज इक्वल टू 0। और जो रेंज है वो भी हमारी डिपेंड करती है रैशनल फंक्शन के ऊपर कि वो रैशनल फंक्शन कैसा है। तो इसके बाद अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस। अलजेब्रा क्या है कि हम फंक्शंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो वो कैसे आएंगी। जब हम दो फंक्शंस को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ टू फंक्शन, यानी कि f प्लस g ऑफ x, तो इट विल बी इक्वल टू fx प्लस gx। मतलब किसी भी दो फंक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास fx है 2x और gx है हमारे पास 3x², तो fx प्लस gx क्या आएगा, 2x प्लस 3x²। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं f प्लस g ऑफ x। तो उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, f माइनस g को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, fx माइनस gx। क्लियर है। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट कैसे होगी, दैट विल बी इक्वल टू, सिंपल है, मल्टीप्लाई करके fx इंटू gx करके। तो यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई करना होगा तो वो क्या आएगा, 6x³ 2 इंटू 3 दैट विल बी 6 और x इंटू x² दैट विल बी x³। और इसमें नेक्स्ट क्या था अलजेब्रा, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि
f upon gx, that will be equal to fx upon gx, where gx should not be equal to 0. ये बिल्कुल रैशनल फंक्शन की तरह ही है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. तो इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. तो आपने देखा कि जो फंक्शंस हैं काफी आसान टॉपिक है. जरूरत किस चीज की है, उसके बेसिक्स को क्लियर करने की जरूरत है कि फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन रेंज क्या होती है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.